हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम क्लास 9th टर्म 2 चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 68 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। क्या गिवन है? गिवन मास आपके पास है 68 ग्राम और गिवन है हीलियम गैस। देखो, अब याद रखना कि जो हीलियम है ना, इट इज अ नोबल गैस। तो हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं होता। हीलियम क्या होगा? एज ए He, मतलब सिंगल एटम भी स्टेबल होता है। तो इसका मास क्या होता है? 4 ग्राम। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं हाइड्रोजन की तरह क्या कर देंगे, इसको H2 कर देंगे, He2। तो ऐसा नहीं होता, इसमें He ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 68 गिवन है और ये आपके पास है 4। बस इसको डिवाइड करना, क्या कर देते हैं 68 4 7 जा 28। तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 मोल्स। यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है, आपको यूनिट हमेशा लिखनी है हर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपके पास क्या हो जाएंगे, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन क्या है 6 है। तो इनको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हम क्या करेंगे 6 इंटू, अब देखो 6 तो नंबर ऑफ एटम्स और मास कितना होता है कार्बन का 12 प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन 12 और इसका मास कितना होता है 1 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन 6 और इसका मास क्या होता है 16। तो कितना हो जाएगा, इसको आप करोगे, ये आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 96। तो इन सब को प्लस कर दो आप, 96 प्लस 12 प्लस 72 तो 180। तो मॉलिक्यूलर मास है तो 180 ग्राम या फिर 180 यूनिफाइड मास, ऐसा होगा। नेक्स्ट इज, यू हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl। तो मैग्नीशियम कितना है 1 है, इसका मास होता है 24 प्लस क्लोरीन कितने हैं 2 और इसका मास कितना होता है 35.5। तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 2 इंटू 35.5 71। तो आपके पास क्या आ जाएगा 95 ग्राम या फिर 95 जिसका ऐसे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट X shows that variable valency 3 and 5। कि मान लो X एक एलिमेंट है जो कि 2 वैलेंसी शो करता है 3 and 5। आपको बताना है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। देखो, फॉर्मूला करने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे लिख लो। सबसे पहले हमने सिंबल लिख लिए, फिर उनकी वैलेंसी लिखते हैं। एक बार वैलेंसी मान लेते हैं 3 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। तो एक बार तो फॉर्मूला आपके पास बन गया X2O3, इनको मल्टीप्लाई करना था। दूसरी बार क्या गिवन है, X की वैल्यू कितनी है, जो वैलेंसी है उसकी 5 है। तो ये 5 कर दो, ये 2 होता है, फिर हो जाएगा X2O5। तो आपके पास एक बार ये ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया, एक बार ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। Next is, identify the molecules of compound from the following. There are some examples are given. You have to find out molecules of compound। देखो molecules of compound में क्या होगा, molecules तो होगा यानी एक से ज्यादा एटम तो होगा, लेकिन जब हम compound वर्ड यूज कर देते हैं that means different टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे एसिड, अब एसिड एक एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखो मॉलिक्यूल तो है, एक से ज्यादा एटम है, लेकिन सारे एटम सेम है, तो इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के लिए चाहिए जैसे HCl। अब जिसमें 2 हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसके अलावा क्या क्या है H2SO4
उसके अलावा है H2O, ये 3 होंगे। लेकिन जो और क्वेश्चन में गिवन थे एसिड नहीं होगा, P4 नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे और ये तीनों होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। देखो क्या करना है, सोडियम का सिंबल होता है N, सल्फेट का होता है SO4, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी लिख देते हैं, यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या देगा Na2SO4। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते, इस चीज का आपको याद रखना है। तो ये हम सिर्फ वैलेंसी यानी नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साइन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज जिंक कार्बोनेट। देखो जिंक का सिंबल है Zn, कार्बोनेट होता है CO3। अब इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी -2 है, तो आपके पास क्या बनना चाहिए, Zn2CO3 का ट्वाइस। अब देखो दोनों ये सेम है तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ZnCO3। ये आपके पास रिक्वायर्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एटॉमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। सल्फर, अब देखो जो सल्फर है, सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होती है, ये होता है पॉली एटॉमिक। क्यों, क्योंकि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है S8, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 8। एटॉमिसिटी जनरली मींस दैट हाउ मेनी एटम्स आर टोटल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट इज K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो टोटल कितने हैं, 2 पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन, तो टोटल 11। एंड देयर इज नो यूनिट फॉर एटॉमिसिटी बिकॉज इट इज एक्चुअली अ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन विच हैव 0 न्यूट्रॉन। अब देखो आइसोटॉप की बात करें जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर डिफरेंट मास नंबर, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसमें 0 1 1। अगर इसकी बात करें तो न्यूट्रॉन इसमें 1 1 1, न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। और इसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन 1 एंड इलेक्ट्रॉन 1। तो रिक्वायर्ड क्या था, जिसमें 0 प्रोटॉन है यानी प्रोटियम, इसको बोला जाता है प्रोटियम। तो आपको सिंबल ये पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज X is the isotope of an element which is useful for the treatment of cancer. Identify X। देखो काफ़ी सारे आइसोटॉप्स का मेजरली काफ़ी जगह यूज होता है, जैसे आयोडीन का जो आइसोटॉप होता है दैट इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिसीज। सिमिलरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देयर इज अ पर्टिकुलर आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट दैट इज कोबाल्ट 60, ये यूज किया जाता है। आपको लिखना भी है कोबाल्ट 60, जब कोबाल्ट का जिस पर्टिकुलर आइसोटॉप का मास 60 होगा वो यूज किया जाता है। और इसका अगर एटॉमिक नंबर की बात करो तो आप 29 लिखोगे। तो अगर आप ये लिख देते हो दिस आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज बेसिकली यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14, हाउ मेनी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज देयर। देखो जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 14, जो एटॉमिक मास है वो होता है 28। अगर हम इसकी बात करें एटॉमिक नंबर तो हमारे 14, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स और उतने ही आपके पास क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, तो मास का सिंबल A - Z, तो यानी ये हो जाएगा 28 - 14 14 आंसर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज देयर इन अ सिलिकॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दैट ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग द मेटल अदर देन गोल्ड। देखो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, जिसमें उसने ऑब्जर्व किया था
कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एटम में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी थी, जिससे हमें पता चला था कि एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। कुछ डिफ्लेक्शन हो गई थी जो कि रिपल्शन की वजह से हुआ था, और कुछ 12,000 में से कोई एक ही थी जो रिटर्न बैक कर गई थी, जिसका मतलब था कि वो न्यूक्लियस से टकरा गया। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्ड के। अब गोल्ड क्या होता है, मैलिएबल है, उसकी थिन शीट बनाई जा सकती है। अब कोई सा भी मैटर जिसकी थिन शीट बनाई जा सकती हैं, अगर वो यूज़ किया जाता तो उसका जो रिजल्ट होता एक्सपेरिमेंट का वो बिल्कुल सेम आता। तो हमने इसमें क्या लिखना है कि अगर हम कोई भी मेटल अगर यूज़ करेंगे तो वी आर गेटिंग द सेम ऑब्जर्वेशन दैट वी आर गेटिंग इन द गोल्ड फोल एक्सपेरिमेंट। सेम की सेम एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ये चीज़ लिख के आप उन ऑब्जर्वेशन को लिख भी सकते हैं। सिर्फ मेटल चेंज करने से जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं बदलती, क्योंकि बाकी मेटल भी क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तो हम इसमें यह नहीं करेंगे कि मैलिएबल ज़्यादा है तो, लेकिन बेनिफिट गोल्ड को ये रहा कि वो ज़्यादा मैलिएबल है, सबसे ज़्यादा मैलिएबल है, तो प्रीफर उन्होंने वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ने क्या किया था कि एटम को एक वाटरमेलन की तरह रिप्रेजेंट किया। जो उसमें जो रेड पार्ट है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और जो उसमें सीड्स हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि एम्बेडेड है। तो इनकी ड्रॉबैक्स जनरली क्या होंगी, देखो ऑब्वियसली जब हम एटम की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का होता है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसने क्या बोला, स्फीयर में फैला हुआ है। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन इज नॉट मेंशन हियर। ठीक है, उसने क्या अंदाजा लगाया कि स्फीयर में है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, वो न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द पर्टिकुलर शेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात भी नहीं की। उसके बाद है एटम की स्टेबिलिटी की बात भी नहीं की। देखो एटम क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन इसके एटम में ऐसा कुछ नहीं था। देखो रेड पार्ट ज़्यादा है और बीज कम होते हैं, सीड कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो इसमें क्या थी, अनस्टेबिलिटी थी। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ नहीं बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलुस्ट्रेट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल ऑफ कैल्शियम whose atomic number is 20 अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम। देखो बोर मॉडल ने क्या बोला था कि जो शेल्स हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो ये न्यूक्लियस है तो ये K शेल है, ये L है, फिर M है, फिर जाती है N। इन्होंने ये भी बताया था कि इसमें 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, लास्ट वाले में आता है 32। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कैल्शियम, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है आपके पास 20, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 20। तो फर्स्ट शेल की बात करें तो आपके पास क्या होगा, इसमें आ जाएगा 2, फिर 8। ठीक है, अब रेस्ट कितने रह गए, अपने पास रह गए हैं, अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। 8 एम शेल में आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन द एन शेल, क्योंकि जो हाफ फील्ड होता है ना वो ज्यादा स्टेबल है। कई बच्चों क्या करते हैं या 9, 10 कर देते हैं। देखो ऐसा नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, जब आप सब शेल्स और ऑर्बिटल्स की बात करोगे तब आप इस चीज़ को अच्छे से जान पाओगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले एम शेल में फुलफिल होंगे, उसके बाद हाफ फिल्ड होने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें भरना शुरू होंगे। जब ये हाफ फिल्ड हो जाएगा तब इसमें आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा केस होता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम की वो होती है 2882 KLMN पर्टिकुलर शेल्स। नेक्स्ट आपके पास एक केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है, इन साइंस लैब नीरज सर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग ए रिएक्शन इन विच सब्सटेंस M इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ N। देखो क्या किया गया है, M को कोई M है उसको बर्न किया है N की प्रेजेंस में, और आपको पता होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस को बर्न किसके प्रेजेंस में किया जाएगा, ऑक्सीजन की। यानी डेफिनेटली जो N है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ऑक्सीजन क्या होती है, एज ए मॉलिक्यूल O2 की प्रेजेंस में, मतलब एज ए O2 रहती है। इसके बाद क्या गिवन है, M and N react to form compound O which is widely used for drinking purpose। तो O ये बना रहे हैं और वो ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि होगा वाटर, क्योंकि वाटर ही हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। तो आपके पास ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, तो अब सिंपल सी बात है यहाँ हाइड्रोजन ही बन रहा होगा, और हाइड्रोजन की गैस है तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल
यानी ये रिएक्शन तो पता चल गई हमें, रिएक्शन तो पता चल गई कि रिएक्शन क्या हो रही है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है आइडेंटिफाई M एंड O। तो M आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन H2, N क्या हो जाएगा O2 और O क्या हो जाएगा H2। देन कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ M एंड O। ओके, तो M का मास क्या होगा, हाइड्रोजन, तो ये क्या है 2 × 1, तो क्या जाएगा 2 ग्राम। ऑक्सीजन देखो 2 है तो इसका 16 होता है, तो क्या जाएगा 32 ग्राम। वाटर है, अब देखो 2 × 1 + 1 × 16, ठीक है, क्योंकि 2 हमने हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन 1 है, इसका मास होता है 16, तो आपके पास है क्या 18 ग्राम। तो हमारे पास ये भी हो गया। अब कहता है इफ देयर आर 4 मोल्स ऑफ M कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ N, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O विल बी फॉर्म। देखो कहता है कि अगर 4 मोल्स ऑफ M है, अगर M को 4 मोल करते हैं और N को क्या करते हैं 2 मोल्स, तो आपको ये बताना है कि ये कितने मोल्स बनेगा। देखो when we balance the reaction ना, so what will happen, left side of the reaction should be equal to the right side, means the number of atom on the left hand side, reactant side should be equal to the number of atoms on the product side। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 8, ठीक है, और यहाँ कितने गिवन है 2 ही, यानी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है 4 है, तो यहाँ कितने 1, तो हमें क्या करेगा, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाता है, हाइड्रोजन भी जस्टिफाई हो गया, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, और ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। तो अगर M के 4 मोल्स हैं, N के 2 मोल्स हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, NO के भी 4 मोल्स बनेंगे, तब जाके ये जस्टिफाई कर रहा है सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज फॉलोड इन दिस केस। देखो जब भी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, किन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज को लेके आपने कुछ नई रिएक्शन कर दी, कुछ बना दिया, तो वो बन कब पाता है, जब उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो। यहाँ हमने कोई मास की बात नहीं की थी कि गिवन मास हम कितना लेके चले थे और कितना बन गया, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने मास डिस्कस नहीं किया, कितना लेके चले थे, कितना प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है। अब ऐसी चीज आती है तो क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस लॉ इज फॉलोड इन दिस केस स्टडी। Law of constant proportion will be followed in this case, and it simply means that when atoms combine to form a particular compound, they remain in the fixed number of atoms. जब एटम्स आपस में मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो जो कंपाउंड है उसकी हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड रेशो होती है नंबर ऑफ एटम्स की, कि उसमें उतने ही एटम्स होंगे तभी वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if 1 mole of nitrogen atom weigh 14 gram, what is the mass of 1 atom of nitrogen। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14 ग्राम, तो हमें एक एटम का बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना है 14 ग्राम, ठीक है, ये होता है। और हमें पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, यानी 6.022 into 10⁻23 एटम्स, यानी अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होता है 14 ग्राम। अगर हम जानते हैं कि 1 एटम का निकालना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे, 14 को हम डिवाइड कर देंगे अवोगाड्रो से, अवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करो और इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करो, इसके आप डॉट हटा दो, तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ये कट जाएगा, तो फिर आप इसको डिवाइड करो और सिंपली इसका आंसर निकल सकता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा, और ग्राम में आप उसे निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको क्लास 9 या 10 से रिलेटेड कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।